कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी का मतलब केवल हाथ मिलाना नहीं है। ये वो अदृश्य शतरंज है जहां हर चाल एक साइकोलॉजिकल एंकर का काम करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया के बड़े-बड़े देश तालिबान से दूर भाग रहे थे, तब भारत ने उस अदृश्य धागे को कैसे पकड़ा जो इतिहास की परतों में सदियों से दबा हुआ था? ये केवल एक राजनीतिक दौरा नहीं था, ये कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग का एक मास्टर क्लास था, जिसे आज हम इतिहास और हाई लेवल डिप्लोमेसी के चश्मे से देखेंगे। नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम जिस घटना पर चर्चा कर रहे हैं, वो भले ही पुरानी लगे, लेकिन इसका स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अक्टूबर का वो दिन जब काबुल का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा और फिर उनका देवबंद का वो दौरा, ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग का एक बेहतरीन उदाहरण था। हम आज किसी सामान्य खबर का विश्लेषण नहीं करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी और हिस्टोरिकल लेवरेज का उपयोग करके एक देश अपने दुश्मन की आइडियोलॉजिकल रूट्स को ही अपने डिप्लोमेटिक एसेट में बदल देता है। अच्छा, आप देख रहे हैं तालिबान, मैं देख रहा हूं एक प्राचीन देवबंदी इतिहास की स्ट्रक्चरल रिब्रांडिंग। आज के इस वीडियो में हम उन साइकोलॉजिकल लेवर्स को खोलेंगे जिनका उपयोग दुनिया के चतुर डिप्लोमैट्स पर्दे के पीछे करते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये चर्चा आपको इतिहास और आधुनिक कूटनीति के उस अंधेरे गलियारे में ले जाएगी जहां ट्रूथ अक्सर रणनीति के पीछे छुप जाता है। दोस्तों, राजनीति के बिसात पर शतरंज के प्यादे वही होते हैं, लेकिन खिलाड़ी बदल जाते हैं। आज हम बात करेंगे उस अदृश्य सेतु की जिसने काबुल की सत्ता को दिल्ली के गलियारों से जोड़ दिया है। आप इसे एक सामान्य कूटनीतिक दौरा कह सकते हैं, लेकिन अगर आप जियोपॉलिटिक्स की गहराइयों को समझें तो ये कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग का एक अद्भुत खेल है। हम आज बात करेंगे रेशमी रुमाल आंदोलन, सिल्क लेटर मूवमेंट की। क्यों भारत अभी तक तालिबान को आधिकारिक मान्यता न देते हुए भी काबुल में अपनी टेक्निकल प्रेजेंस को मजबूत कर रहा है? क्यों अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी का देवबंद जाना महज एक धार्मिक दौरा नहीं, बल्कि एक सिंबॉलिक लेजिटिमेसी की कवायद थी? चलिए, आज हम पर्दे के पीछे की उस डार्क साइकोलॉजी और रियल पॉलिटिक को समझते हैं जिसे इतिहास की धूल ने ढक रखा था। इतिहास को समझने के लिए हमें 1916 में जाना होगा। मौलाना महमूद हसन और उबैदुल्ला सिंधी, ये वे नाम हैं जिन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ एक अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस आर्किटेक्चर तैयार किया था। सिल्क लेटर मूवमेंट क्या है, थोड़ा सा इतिहास को जानते हैं। ये केवल एक आंदोलन नहीं था, ये एक स्टेगनोग्राफी यानी कि सूचना छिपाने की कला का उत्कृष्ट उदाहरण था। उस दौर में ब्रिटिश इंटेलिजेंस हर पत्र को पढ़ लेती थी। तब इन क्रांतिकारियों ने सफेद रेशमी कपड़ों पर एनक्रिप्टेड संदेश लिखे और उन्हें अफगानिस्तान के रास्ते तुर्की तक पहुंचाया। इसे सीक्रेट कम्युनिकेशन नेटवर्किंग कहा जाता है। इन नेताओं ने समझा था कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट सीधी लड़ाई से कहीं ज्यादा शक्तिशाली कवर्ट कम्युनिकेशन है। आज के तालिबान जो अपनी जड़ें देवबंद से जोड़ते हैं, वे अनजाने में इसी आइडियोलॉजिकल हेरिटेज का उपयोग कर रहे हैं। देवबंद जो भारत का गौरव है, वहां से शिक्षा प्राप्त करना तालिबान के लिए एक साइकोलॉजिकल एंकर का काम करता है, जो उन्हें दुनिया के सामने सभ्य और परंपरागत साबित करने में मदद करता है। अब सवाल यह है कि तालिबान देवबंद क्यों जाता है? यहां इस्तेमाल हो रहा है इंप्रेशन मैनेजमेंट। जब तालिबान का प्रतिनिधिमंडल भारत आता है, तो वे एक मिररिंग टेक्निक का उपयोग करते हैं। वे भारतीयों को दिखाते हैं, हम आप जैसे ही हैं, हमारा इतिहास भी वही है। ये एम्पाथी इम्प्लांटेशन का एक रूप है। भारत भी इसे बखूबी समझता है। स्ट्रैटेजिक हेजिंग का मतलब क्या है? भारत किसी एक पक्ष जैसे केवल पाकिस्तान या केवल यूएस पर निर्भर नहीं है। भारत ने तालिबान के साथ स्ट्रैटेजिक हेजिंग की नीति अपनाई है। हम न उन्हें पूरी तरह अपना रहे हैं, न पूरी तरह ठुकरा रहे हैं। हम एक ऐसी स्थिति बना रहे हैं जिसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। तालिबान के मन में यह उलझन पैदा करना कि उनका असली दोस्त कौन है। क्या वो पाकिस्तान है जिसने उन्हें सिर्फ हथियार दिए, या भारत जो उनकी वैधता लेजिटिमेसी की चाबी रखता है? अच्छा, किसी भी डिप्लोमैटिक गेम को समझने के लिए उसके जेनेसिस को समझना जरूरी है। हम सब जानते हैं कि 1990 के दशक में
जब अफगानिस्तान एक गहरे सिविल वॉर के दौर से गुजर रहा था, तब एक खास ऑर्गेनाइजेशन का उदय हुआ, तालिबान। उस समय पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने इस ग्रुप को एक खास आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के साथ न केवल ट्रेन किया, बल्कि उन्हें एक प्रॉक्सी फोर्स के रूप में तैयार किया था। लेकिन यहाँ कहानी में एक साइकोलॉजिकल पिवट आता है। पिछले कुछ वर्षों में यह स्पष्ट हुआ है कि तालिबान अब उस पुरानी प्रॉक्सी इमेज से बाहर निकलना चाहता है। वे ये दिखाना चाहते हैं कि वे केवल एक देश के इशारे पर चलने वाली सेना नहीं, बल्कि एक सॉवरेन पावर हैं। जब वे देवबंद या भारत की ओर एक डिप्लोमैटिक झुकाव दिखाते हैं, तो ये एक प्रकार का आइडेंटिटी डिफरेंशिएशन है। वे दुनिया को यह संदेश दे रहे हैं कि उनके निर्णय अब किसी बाहरी एजेंसी या पाकिस्तान के प्रभाव से स्वतंत्र हैं। इसे हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का प्रयास कह सकते हैं। वे अपनी उस पुरानी ट्रेनिंग और पाकिस्तान से जुड़ी पहचान को धीरे धीरे डीलिंक करना चाहते हैं, ताकि वे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपनी एक स्वतंत्र लेजिटिमेसी बना सकें। और ठीक इसी मोड़ पर भारत की स्ट्रैटेजिक हेजिंग की नीति काम आती है, जहां भारत उनके इस बदलाव को एक अवसर के रूप में देखता है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आपने गौर किया होगा कि हम बार बार देवबंद का जिक्र क्यों कर रहे हैं। ये केवल एक जगह नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल एंकर है। 1866 में स्थापित दारुल उलूम देवबंद का इतिहास एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस की एक लंबी दास्तान है। यहाँ बात आती है सिल्क लेटर मूवमेंट, रेशमी रुमाल आंदोलन की, जो 1916 में शुरू हुआ था। मौलाना महमूद हसन और उबैदुल्ला सिंधी ने ये जो सीक्रेट कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया था, वो आज की मॉडर्न इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर से कम नहीं था। सोचिए, उस समय जब ब्रिटिश सर्विलांस अपने चरम पर था, इन नेताओं ने स्टेगनोग्राफी का इस्तेमाल किया। उन्होंने रेशमी कपड़ों पर अपने संदेश एनक्रिप्ट किए, ताकि ब्रिटिश इंटेलिजेंस इसे सामान्य कपड़ा समझे। यह आंदोलन केवल ब्रिटिश राज को उखाड़ने के लिए नहीं था, बल्कि ये टू नेशन थ्योरी के खिलाफ एक मजबूत स्टैंड था। देवबंद के मुख्य विचारकों ने हमेशा अखंड भारत यूनाइटेड इंडिया की वकालत की थी। वे उन शक्तियों के खिलाफ थे जो धर्म के नाम पर सीमाओं का बंटवारा करना चाहती थी। आज तालिबान का देवबंद की ओर देखना एक कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग है। वे अपने कट्टरपंथी अतीत को छोड़कर भारत की उसी पुरानी इंक्लूसिव आइडियोलॉजिकल लेगेसी से खुद को जोड़ना चाहते हैं। ये उनके लिए डी रेडिकलाइजेशन नैरेटिव बनाने का एक जरिया है, ताकि दुनिया उन्हें एक गठबंधन के योग्य पार्टनरेबल राष्ट्र के रूप में देखे। यहां भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का रोल आता है। भारत सीधे सैन्य शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहा, भारत कल्चरल एंड हिस्टोरिकल लेवरेज का इस्तेमाल कर रहा है। जब हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, तो अफगानिस्तान का वर्तमान परिदृश्य बहुत दिलचस्प हो जाता है। लंबे समय तक अफगानिस्तान को एक जियो पॉलिटिकल पपेट की तरह देखा गया, लेकिन अब तालिबान सरकार पाकिस्तान और चीन के प्रभाव से बाहर निकलकर अपनी खुद की एक नई पॉलिटिकल आइडेंटिटी गढ़ने की कोशिश कर रही है। इसे हम डी रेडिकलाइजेशन नैरेटिव के रूप में क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जब एक समूह जो लंबे समय तक आइसोलेशन में रहा हो, वो भारत जैसे लोकतंत्र के साथ टेक्निकल एंगेजमेंट करता है, तो ये वैश्विक मंच पर उनकी लेजिटिमेसी को बढ़ाने का एक प्रयास होता है। तो ये पूरा खेल क्या है? ये खेल है परसेप्शन मैनेजमेंट का। भारत इतिहास के उन पन्नों को खोल रहा है जो दशकों से बंद थे। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का देवबंद दौरा कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक सोची समझी जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग थी। ये एम्पैथी इम्प्लांटेशन का खेल है। भारत उन्हें ये नहीं कह रहा कि हम आपको सिखाएंगे, बल्कि भारत ये दिखा रहा है कि हमारी जड़ें साझा हैं। और यहीं पर वो श्लोक सटीक बैठता है। ज्ञानी व्यक्ति आवश्यकता के अनुसार नीति का चयन करता है। जब आप इस तरह की गहरी कूटनीति को देखते हैं, तो समझ आता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल वादों पर नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पर टिके होते हैं। इतिहास वही है जो आप देखते हैं, लेकिन सत्य वो है जो आपको दिखाया नहीं जाता। आप केवल एक दर्शक नहीं हैं, आप उस कूटनीति के साक्षी हैं जो आने वाले दशक की दिशा तय कर रही है। यदि आप भी सत्य की परतों को भेद कर इस क्रूर दुनिया के असली खेल को समझना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस यात्रा में बने रहें। अंधेरे में छुपे सच के लिए अगले पड़ाव पर मिलते हैं।